रिलायंस का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो 20% है। मतलब हर साल 100 में से 20 एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हैं। बट जो ऊपर की टॉप क्रीम टीम है ना, वो आज तक मुकेश अंबानी जी को छोड़ के नहीं गई है। जैसे मनोज मोदी जी की बात करूं, धीरू भाई अंबानी ने उनको हायर करा था और आज भी रिलायंस में ये काम कर रहे हैं। मतलब 50 साल से ज़्यादा का आदमी काम करता है टॉप मैनेजमेंट में, जो मुकेश अंबानी के क्लोज है। नीचे वाले आएंगे जाएंगे, ऊपर वालों को आपको रिटेंशन देनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप सिस्टम पे काम करते हो तो सिस्टम आपके बिजनेस में काम करेगा, और अगर आप सिस्टम में घुस के काम करते रह गए तो आप बर्नआउट हो जाओगे, छोटे गोल्स पे सेट हो जाओगे और कभी भी धंधे को स्केल अप बड़ा नहीं कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को ऑटोमेट करना है, स्केल करना है, बड़ा धंधा बनाना है। काफी सारे लोगों ने मेरे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करा था कि सर हम सर्विस इंडस्ट्री में कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, कोई लोगो मेकिंग एजेंसी चला रहा है, कोई अलग अलग टाइप की सर्विस दे रहा है। अब देखो, प्रोडक्ट में क्या होता है, आप दूसरे आदमी को लाते हो, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट से मतलब होता है। सर्विस इंडस्ट्री एक ह्यूमन बेस्ड इंडस्ट्री होती है, और ऐसा नहीं है कि सर्विस वाले धंधे स्केल अप नहीं होते। इन्फोसिस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, कितनी बड़ी कंपनी बन चुका है। विप्रो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। टीसीएस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। तो अगर आप सर्विस बिजनेस के अंदर हो तो उसको भी स्केल अप किया जा सकता है। 500,000 करोड़ की आराम से कंपनी बनाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको 100 करोड़ 500 करोड़ की सर्विस बेस्ड बिजनेस को क्रिएट करना है, और अगर आपने स्टार्ट करा है, थोड़ा बहुत स्केल अप करा है, तो कैसे आप मिनिमम 40-50 लाख महीने के टर्नओवर एंड प्रॉफिट पे जा सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको करनी है वो है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग ऑटोमेशन। आपको है ना 2 टीम तैयार करनी पड़ेगी, वन इज सेल्स एंड वन इज सर्विस। पहले मैं सेल्स टीम की बात करता हूँ। सेल्स टीम तैयार करने के लिए उनको अच्छी सैलरी इंसेंटिव देना, उसके साथ एक लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाना। क्यों? सेल्स टीम अगर लीड्स लेकर आ रही है तो जिस दिन सेल्स का बंदा छोड़ के जाएगा उस दिन लीड भी जाएगी, आपकी ओवर डिपेंडेंट बढ़ेगा सेल्स के बंदे पे। तो सेल्स के बंदे को लीड लाने का काम मत देना। उसके लिए गूगल एड्स हो गया, गूगल पे वेबसाइट की रैंकिंग हो गई, यूट्यूब मार्केटिंग हो गई, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गई, लिंक्डइन मार्केटिंग हो गई, लोकल एडवर्टाइजमेंट हो गया। लीड जनरेशन का एसओपी तैयार करो। मेरे को लीड आएगी कहाँ से? जैसे मैं कंपनी के फाउंडर को जानता हूँ, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस चलाते हैं। तो अभी उन्होंने 4 साल पहले एक कंपनी लॉन्च करी थी, एक ही साल में उसको 12 करोड़ पे लेके गए और महीने का उससे 12 लाख का प्रॉफिट कमाने लग गए। अब देखो उन्होंने करा कैसे। वो पहले गूगल पे जाए, लैंडिंग पेज तैयार करा, उसके बाद उनको एड्स चलाना आते थे गूगल के ऊपर। तो उन्होंने 500 रुपये की पर लीड को 30 रुपये 50 रुपये पे लेकर आ गए। अब मालूम पड़ गया कि 50 रुपये की पर लीड है, तो मुझे दिन भर में अगर इतना रेवेन्यू करना तो कितनी लीड चाहिए? 100 लीड। तो 500 इंटू 100 उन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया और आराम से 5,000 10,000 का ऐड चलाया, और पर डे का ऐड का बजट था उनका 5-10 हज़ार रुपये। तो महीने का 3 लाख हो गया, और महीने का वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, 12 लाख का वो प्रॉफिट कर रहे थे। क्यों? लीड ऑटोमेटेड थी, सेल्स टीम के कमीशन सब सेट थे। ठीक है, वहां से वो अपने रेवेन्यूज लेकर आए। अब दूसरी टीम आपको बिल्ड करनी होती सर्विस। अब जब आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं ना, तो कभी भी सेल्स वाले को सर्विस नहीं सिखानी है और सर्विस वाले को सेल्स नहीं सिखानी है, नहीं दोनों आपस में धंधा चालू करके आपका कंपटीशन बन जाएंगे। अब सर्विस का जो बंदा है ना, पहली चीज तो उसको रिटेंशन बोनस दिखाओ जो आपका हेड है, 2 साल 3 साल 5 साल का, कि 5 साल बाद तेरा बोनस होगा 3 लाख रुपए। XYZ आपकी कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है, आप कंपनी कितना टर्नओवर कर रही है, इस हिसाब से उसको जेडी देना, उसका पैकेज अच्छा रखना है। फिर सर्विस वाले को जेडीज पकड़ा, उसके अंदर टीम रखने की। सर्विस हेड इतनी डिलीवरी नहीं कर पाएगा जब 1-1 करोड़ की सेल आने लग जाएगी। उसके अंदर टीम बनाने की उसको एसओपी दो, हायरिंग के एसओपी दो कि तू 8-10 हज़ार 15-20 हज़ार में इतने इतने बंदे लेकर आ जा। अब नीचे वाले बंदों की तनख्वाह ज्यादा नहीं होगी, सर्विस हेड का काम है उन सारे बंदों से काम लेके आपको डिलीवरी देना। देखो, रिलायंस का एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो 20% है। मतलब हर साल 100 में से 20 एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हैं। बट जो ऊपर की टॉप क्रीम टीम है ना, वो आज तक मुकेश अंबानी जी को छोड़ के नहीं गई है। जैसे मनोज मोदी जी की बात करूं, धीरू भाई अंबानी ने उनको हायर करा था और आज भी रिलायंस में ये काम कर रहे हैं। मतलब 50 साल से ज्यादा का आदमी काम करता है टॉप मैनेजमेंट में, जो मुकेश अंबानी के क्लोज है। नीचे वाले आएंगे जाएंगे, ऊपर वालों को आपको रिटेंशन देनी, इस चीज का ध्यान रखना। अब डेलीगेशन करने का स्मार्ट वे क्या होता है? सेल्स टीम का काम है रेवेन्यू लेकर आना, क्लाइंट लेकर आना। ठीक है, सर्विस टीम का काम है सिर्फ डिलीवरी देना, सेल्स नहीं करना। दोनों को एक दूसरे की चीज नहीं सिखानी है। ये होता है बेसिक लेवल का ऑटोमेशन। अब मुझे इसके ऊपर और ऑटोमेशन करना है तो कि भैया मैं तो 7 दिन 10 दिन ऑफिस आने नहीं चाहता, मेरे पीछे से सर्विस, रेवेन्यू, क्लाइंट डिलीवरी सब कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए आपको इन दोनों के बीच में एक आदमी बिठाना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपका जो सर्विस हेड है वो भी सीईओ को रिपोर्ट करेगा, और जो आपका सेल्स हेड है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है, वो भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। अब देखो इसमें धंधा ऑटोमेट होता कैसे? आपका जो सीईओ है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, वो आपका मिनी वर्जन है। आपने उससे सारे एग्रीमेंट, एनडीए, एनसीए, टोटल एग्रीमेंट साइन कर लिए 500 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर, और उसको रिटेंशन बोनस दिया 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ताकि वो बंदा टिका रहे। उसका मोबाइल, जो लैपटॉप दोगे, मोबाइल दोगे, सब कंपनी का उसको देना, क्योंकि उसका पर्सनल रहेगा, एनी टाइम चीटिंग कर जाएगा। कंपनी का रहेगा, उससे एक्सेस मांग सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। फिर
कभी भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को बैंक अकाउंट के एक्सेस डायरेक्टली मत देना। पासवर्ड दे दो, सब कुछ दे दो, बट ओटीपी उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। चेक पे वो साइन नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चेक पे साइन कर सकता है, ओटीपी उसके हाथ में, तो वो धंधे के अंदर फ्रॉड कर जाएगा। देखो, आपको हर जगह घुसने की जरूरत नहीं है। सीईओ को हर जगह घुसेड़ दो कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ देना, प्रोसेस बनाया, एसओपी बनाया, फ्री हो गए। वो आपसे कब कनेक्ट करेगा? जब उसको क्रिटिकल डिसीजन लेने, स्ट्रैटेजी में आपसे पूछना है, बैंक के ओटीपी चाहिए, चेक पे साइन करवाने हैं, किसी का पेमेंट रिलीज करवाना है। अब एज अ सीईओ फिर आपका रोल क्या रहेगा? एज अ सीईओ आपका काम रहेगा सिस्टम बनाना, प्रोसेस बनाना, एसओपी तैयार करना। देखो, आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डूअर टू डिजाइनर। अगर आप सबसे अच्छा काम करते हो तो आप सीईओ नहीं बन सकते, बट अगर आप सबसे अच्छा सिस्टम बनाते हो और सबसे अच्छे से काम करवा लेते हो तो आप सीईओ बन सकते हो। तो माइंडसेट को पहले चेंज करो कि भैया मुझे मशीन तैयार करनी है, उसके टूल्स, प्रोसेस, सिस्टम तैयार कर देना है, उसमें ह्यूमंस ला के फिट कर दूंगा। एक जना स्टीयरिंग लगा रहा है, एक जना टायर लगा रहा है, एक जना गियर बॉक्स लगा रहा है। अगर आप खुद मशीन हर बार बनाने बैठोगे तो आप स्केल अप नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या, इंजन तैयार करा, उसका एसओपी प्रोसेस तैयार करा और उसमें ह्यूमंस को फिट कर दिया। अब वो काम अपने आप चलेगा। और आपको अपने बिजनेस के कोर सिस्टम्स को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे लीड जनरेशन कहाँ से आएगी? यूट्यूब से आएगी, लिंक्डइन से आएगी, एड से आएगी, इंस्टाग्राम से आएगी, ये कोर है। दूसरा, कन्वर्ट कैसे होगी? कन्वर्जन रेशियो क्या है? जैसे अगर 100 लीड आ रही है तो 30 लीड एटलीस्ट कन्वर्ट होनी चाहिए। नहीं होती है तो आपके सिस्टम में वो चीज़ रेड मार्क हो जानी चाहिए। फिर सर्विस डिलीवरी सिस्टम, इसका भी एक आगे आपको एसओपी प्रोसेस देता हूँ, करवाना कैसे। फिर रिपोर्टिंग एंड रिव्यू सिस्टम कि सेल्स टीम काम कर रही है, लीड जनरेशन टीम काम कर रही है, सर्विस टीम काम कर रही है। अब लीड्स आप तक आ रही है, सेल्स टीम तक लीड्स आ रही हैं, रेवेन्यूज आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, तो हर महीने, हर वीकली, हर सैटरडे को आपके पास एक रिपोर्ट बन के आ रही है। आइदर सैटरडे इवनिंग, जैसे मेरे पास तो सैटरडे इवनिंग आती है, संडे में एनालिसिस करता हूँ, मंडे में की डिसीजन लेता हूँ कि क्या इंप्रूव करना है, क्या बदलना है, क्या हटाना है, क्या नई चीज़ करनी है। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन कब लेना, कैसे लेना है, ये मैंने मेरे हिसाब से आपको बताया है। तो रिपोर्टिंग सिस्टम सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, पूरा आपको बना के देगा कि इस हफ्ते क्या अच्छा गया, क्या खराब गया, कितना रेवेन्यू आया, कहाँ पैसा गया, कितना एक्सपेंस है, नेट रेवेन्यू क्या, वो सब। एज अ सीईओ मेरा काम है फ्रेमवर्क तैयार करना, हर सिस्टम में ओनर्स अपॉइंट करना। मैं कंटिन्यूसली मार्केट में हायरिंग के लिए लोग ढूंढता हूँ, अच्छे लीडर्स को ढूंढता हूँ और देखता हूँ कि मैं परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। जहाँ मेरा 30% कन्वर्जन है उसको 40% कैसे करूँ, 50% कैसे करूँ, लीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कन्वर्ट कैसे करूँ मेरे कंपनी के अंदर। डेली डैशबोर्ड मेरे पास आते हैं कि आज मेरे दिन भर में कितनी सेल्स हुई है, नेट मार्जिन क्या रहा है, नेट प्रॉफिट क्या रहा है और वर्क है वो कितना डिलीवर हो गया है। फिर मेरे पास एक वीकली अपडेट आता है सेल्स का कि इस हफ्ते पूरी कितनी सेल्स हुई है, नेक्स्ट वीक प्रोजेक्शन क्या है, जो लोग क्लाइंट्स पैसा देने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ क्या है। उससे मेरे को मंथली, वीकली और डेली का अपडेट मिलता रहता है और हर डे मेरे को प्रॉफिट मार्जिन मेरे धंधे के अंदर पता रहता है। रेवेन्यू का केपीआई हिट करने का तरीका बताऊं तो देखो सिंपल है। अगर मुझे 30 लाख रुपए महीना करना है, मेरा एवरेज टिकट साइज 50,000 रुपये, तो 50,000 के हिसाब से अगर मुझे एक क्लाइंट का लेता हूँ तो मैं 30 लाख करने के लिए मुझे 60 क्लाइंट्स चाहिए। और मेरी कंपनी में अगर 20% लीड्स कन्वर्जन रेशियो है तो मेरे को लीड वाले को बोलना पड़ेगा तो 300 लीड कन्वर्ट कर, वो 300 लीड ला के दे। वो 300 लीड क्वालिटी लाएगा तो सेल्स वाला उनमें से 20 लीड कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और 20 में अमाउंट मान के चलो, मैं कम से कम 20% कन्वर्ट करेगा मेरा सेल्स वाला। 300 लीड का 20% होता है 60 लीड, 60 इंटू 50,000 करूंगा तो मैं 30 लाख के रेवेन्यू तक चला जाऊंगा। तो जब मेरे सारे नंबर्स हिट होते हैं, अपना मेरा रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, मार्जिन आता है और मैं बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से ऑटोमेट कर पाता हूं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सेल्स टीम का डेली टारगेट हिट हो रहा है, रेवेन्यू टारगेट हिट हो रहा है, डिलीवरी टाइम पे जा रही है। अब उसके लिए हमने क्या कर रखा है, शीट्स बना रखी है। जैसे लेट सपोज समझो से सर्विस वाले के पास काम आया, तो काम आया कब, कौन सी डेट पाया, उसने किसको डेलीगेट करा और डेडलाइन क्या डिलीवरी की, तो उस समय मालूम पड़ता है कि सर्विस सही चल रही है, नहीं चल रही है। और 3 स्कोर हमेशा ध्यान रखना, सेल्स माइनस रिफंड, टैक्सेस, टीम की सैलरी, उतना नेट पैसा आपकी कंपनी में होना चाहिए ताकि आपको लायबिलिटी का पता रहे। अंबानी भी लोन लेता है, अडानी भी लोन लेता है, इनके 50-60 हज़ार करोड़ तो लोन में ही हमेशा फंसे रहते हैं। अब पूछो ये सोते कैसे हैं, ये डरते क्यों नहीं है? डरते इसलिए नहीं क्योंकि पता है, एक अभी मुकेश अंबानी की मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा था, जो उनका लेटेस्ट हुआ था एजीएम, उसकी बैलेंस शीट्स में देख रहा था, रिपोर्ट्स में देख रहा था, हर चीज़ मैंने डाउनलोड करी। तो जब मैंने देखा यार भाई इनका लोन है 1,15,000 करोड़ का टोटल डेप्थ है, ठीक है, प्रॉफिट ही इनका 1,25,000 करोड़ है। मतलब किसी दिन इनका मूड हुआ, एक बार के प्रॉफिट से पूरा लोन अपना साफ कर देंगे। तो उनको पता है हमारे प्रॉफिट्स, टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा है, तो लोन हमारे लिए टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें जब इनके पास होती है ना, टेंशन फ्री होकर सोते हैं, जबकि लाखों करोड़ों का लोन इनके ऊपर है। आप क्यों नहीं सो पाते हो? आपको पता ही नहीं कि भाई आपके जो लोन है वो चुकेगा, नहीं चुकेगा, नेट एसेट क्या है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो पता होने चाहिए, वो डैशबोर्ड होने चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता डैशबोर्ड कैसे बनाने, केपीआई कैसे बनाने, केआरएस कैसे बनाने, सिस्टम कैसे बनाने, डिजाइनिंग कैसे देनी है, फ्रेमवर्क कैसे देनी है, तो आप इस नंबर के ऊपर
व्हाट्सएप करो, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी और आपको मदद करेगी डैशबोर्ड डिजाइनिंग में, केपीआई डिजाइनिंग में, KRA डिजाइनिंग में। फ्रेंड्स, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में लिखो कि सर बिजनेस में ये चीज मेरे साथ सॉल्व नहीं हो रही, बार बार दिक्कत आ रही है, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद।